नमस्कार, मैं हूं अंजू पंकज। सबसे पहले आप सभी को गुड़ी पड़वा और हिंदू नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। नया साल आप सबके लिए मंगलमय हो। और अब बात करते हैं आज के विषय की। महाराष्ट्र की महाविकास अघाड़ी सरकार में शामिल शिवसेना और एनसीपी तो पहले से ही सीबीआई और ईडी के नाम से डरती आ रही हैं, लेकिन अब तो महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले को भी ईडी से डर लगने लगा है। इसीलिए वो पिछले 2 दिन से अपने वकील सतीश उके की गिरफ्तारी पर छाती पीट रहे हैं। और इसी मामले में शिवसेना नेता संजय राउत को भी मिर्ची लगी हुई है। आखिर इन सब का सतीश उके से क्या कनेक्शन है और इन मामलों में पर्दे के पीछे ऐसा क्या है जिसके चलते ये इतने ज्यादा डरे हुए हैं? इन्हीं मसलों पर चर्चा करने के लिए इस वक्त मेरे साथ महाराष्ट्र के वरिष्ठ पत्रकार सुशील कुलकर्णी जी मौजूद हैं। नमस्कार सुशील जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपको गुड़ी पड़वा और हिंदू नववर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपको भी और आपके सारे प्रेक्षकों को भी मेरी तरफ से गुड़ी पड़वा की ढेर सारी शुभकामनाएं। नया साल शुरू होने जा रहा है। नए साल में बहुत कुछ नई नई बातें होंगी। ये सारे हम लोग तो दर्शकों के साथ पहुंचाएंगे। साथ में दर्शक भी हम तक बहुत सारी बातें पहुंचाएंगे। बिल्कुल, तो शुरू करते हैं। ये बताइए कि जो सतीश उके की गिरफ्तारी ईडी ने की है, इसको लेकर इतना हो हल्ला क्यों मचा रहे हैं नाना पटोले? अंजू जी, सतीश उके एक वकील है जो नागपुर हाईकोर्ट के बेंच में भी काम करते हैं और नागपुर जिला कोर्ट में भी काम करते हैं। उनके ऊपर ईडी की कार्रवाई होना, इसका एक ऐसा भ्रम फैलाया जा रहा है कि वो नाना पटोले के वकील है, इसलिए ऐसा किया जा रहा है। उन्होंने देवेंद्र फडणवीस के खिलाफ भी बहुत सारी बातें कोर्ट के बाहर की है, इसीलिए उनके साथ ऐसा किया जा रहा है। ये भी चर्चा है कि उसी उके ने नरेंद्र मोदी का नाम लेकर जब नाना पटोले ने बीच में कुछ कहा था तो मोदी नाम के एक गुंडे को लाके सामने खड़ा कर दिया था, इसीलिए उनके ऊपर कार्रवाई की जा रही है, ऐसा एक भ्रम फैलाया जा रहा है। सतीश उके क्या है, वो असलियत में उसकी क्या गतिविधियां है, ये जान लेना जरूरी है। जस्टिस लोया मर्डर केस के सारे प्रूफ उके के पास है और उन प्रूफ को मिटाने के लिए ये सब किया जा रहा है, ये भी दिमाग से निकाल दीजिए। क्यों? जस्टिस लोया मर्डर केस जज के सामने आ चुका है, नागपुर डिस्ट्रिक्ट जज के सामने आ चुका है, हाईकोर्ट में आ चुका है। जस्टिस लोया की फैमिली भी इसके बारे में सारे कुछ तथ्य बयान कर चुकी है। अब जस्टिस लोया का मृत्यु से आज तक इतना समय बीच में गया है, ये बीच में गए समय में क्यों मिस्टर सतीश उके अपने पॉलिटिकल आकाओं के साथ मिलकर कोर्ट में गए नहीं और क्यों उन्होंने एक बार भी अपने पास के प्रूफ कोर्ट के सामने नहीं रखे? मतलब है मेरे पास प्रूफ, है मेरे पास प्रूफ, ऐसा ही वो बस कहते रहे जब तक कि ये केस पूरी तरह से क्लियर हो जाए, तब तक आप तो प्रूफ नहीं दे पाए। लेकिन जैसे ही ईडी घर में आई, आपने प्रूफ रहने की, पास होने की बात कह दी। मतलब साफ है कि ईडी की रेड को आप किसी भी तरीके से गलत साबित करना चाहते हो और इसीलिए ये सारी चर्चाएं की जा रही है। मैं आपको बता दूं, नागपुर शहर के लगभग सारे पुलिस स्टेशन में इसके खिलाफ क्राइम रजिस्टर्ड है। जैसे सोनेगांव, गिट्टी खदान, सदर, सीताबर्डी, अजनी, कोराडी, ये सारे पुलिस स्टेशन में उके के खिलाफ लोगों की जमीन ऐंठने के आरोप लगे हैं। इस उके पर लगे हुए आईपीसी के कलम देखिए, आईपीसी की धाराएं देखिए, 294, 308, 384, 420, 423, 424, 447, 465, 467, 468, 471, 506 बी, सारे गंभीर धाराएं हैं, सारी गंभीर धाराएं। एक भी ऐसी नहीं है कि जिसमें कहीं आंदोलन के लिए खड़ा हो गया था, पुलिस उठा के ले गई, किसी का निषेध कर रहा था
या प्रतिबंधित वर्जित क्षेत्र में प्रवेश कर लिया इसलिए उठा लिया गया, या शासकीय सरकारी काम में बाधाएं डाली इसलिए उसको उठा के ले गए, ऐसा कोई नहीं है। सारे के सारे ठगना, फंसाना, जमीन अपने नाम कर लेना, जिसके ऊपर फिरौती मांगना, फिरौती ऐड लेना, ये सारे क्राइम इसके ऊपर रजिस्टर्ड है। बताइए कि जिस मामले में गिरफ्तारी की है ईडी ने, वो भी जमीन से जुड़ा हुआ है? वो भी ये सारे मामले हैं, किसी एक मामले में हुई है उनके ऊपर कार्रवाई? अब मामला यहां से शुरू होता है अंजू जी। सारी जमीनों की कीमत देखी जाए तो करोड़ों में चली जाती। नागपुर महाराष्ट्र की उपराजधानी है, देश का मध्यवर्ती शहर है, देश का मध्यवर्ती। इस नागपुर शहर की करोड़ों रुपए की जमीनें ये उके खरीदता क्यों था, किसको बेचता था, या जो फिरौती मांगता है उस पैसों का वो क्या करता था? सवाल यहीं पे आकर खड़ा हो जाता है। आपको याद है पूना में एक यलगार परिषद हुई थी, जिसके बाद भीमा कोरेगांव भीमा का वो दंगा हुआ, जिसकी इंक्वायरी आज भी चल रही है। मुझे थोड़ा थोड़ा याद आता है, उसमें एक विधिज्ञ का नाम आ रहा था उसमें, और शायद वो सरनेम भी इसी सरनेम से मिलता जुलता था, उके। वहीं भी कोई वकील था उके नाम का। अगर ये वही है तो इसके सारे कनेक्शंस अर्बन नक्सल से जुड़ते हैं, अगर ये वही है तो। अब जब अर्बन नक्सल से कनेक्शन जुड़ते होंगे तो ये केस फिर से नवाब मलिक की केस की तरह ईडी का नहीं रह जाता है, अब एंट्री हो जाती है एनआईए की। तो मुझे गारंटीड लग रहा है कि ये केस अभी एनआईए के पास जाएगी या सीबीआई के पास जाएगी। कि जिसका इतिहास इतना काला है, भू माफिया, वसूली, सब कुछ है, तो ये समझाइए कि नाना पटोले का ये सिर्फ वकील ही है या कुछ और? ओके, देवेंद्र फडणवीस के पीछे हमेशा ही लगा रहा है। देवेंद्र फडणवीस जब से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने तब से सतीश उके उनके पीछे कुछ ना कुछ तो मसला लगाता आया है। हालांकि इन्हीं विषयों पर सतीश उके को 2 बार सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है। मतलब जितनी बार एमवीए गालियां खा चुकी है ना कोर्ट से, उतनी बार ये भी खा चुके हैं। इन्होंने 2 बार फटकार, यहां तक कि वो कोर्ट की अवमानना की केस भी 2 बार इनके ऊपर चल रही है। 2 बार अवमानना की है कोर्ट, तो 2 केसेस उनके ऊपर कोर्ट की अवमानना के चल रहे हैं। नाना पटोले के वकील है, ये कब पता चला? जब उसने उस मोदी को सामने लाया। नाना पटोले ने कहा था ना, वो मैं मोदी को मार सकता हूं, मोदी इसीलिए मेरे खिलाफ प्रचार के लिए नहीं आया। ये वाला मोदी फिर नाना पटोले अचानक से घूम गए और बोले कि वो मोदी तो मेरे गांव का गुंडा था। अभी एक आदमी को उठा लाए और बोले कि इसी को मोदी बोला जाता है। अब इसको मोदी क्यों बोला जाता है? तो इसकी औरत भाग गई, बीवी भाग गई, इसलिए उसको मोदी बोला जाता है। हमारे गांव में जिसकी बीवी भाग जाती है उसको मोदी बोला जाता है। ये भी नाना पटोले ने कहा था, ये भी नाना पटोले ने कहा था, ये मैं नहीं कह रहा हूं। तो नाना पटोले के ये वकील है तब समझ में आया, तब तक नाना पटोले के ये वकील है ये मालूम नहीं था। इसका मतलब साफ है कि नाना पटोले से वो कांटेक्ट में पहले से थे और वो उन्हीं के पीछे, देवेंद्र फडणवीस के पीछे इनको लगा दिया था। संजय राउत से भी वो 3 बार मिल चुके हैं नागपुर में ऑफिशियली। मतलब उसकी न्यूज भी आता रहता है कि कब मिले थे, कहां मिले थे, किसको मिले थे। ऑफिशियली 3 बार मिल चुके हैं। अगर सतीश उके फिरौती मांगने वाला है, सतीश उके लोगों की जमीन ऐंठने वाला है और ये 2002 से चलता आया है, फिर भी नाना पटोले ऐसे क्राइम रिकॉर्ड वाले वकील को अपना वकील नियुक्त करते हैं। अचरज की बात तो यहां है अंजू जी, ऐसे लोगों के साथ फिर भी नाना पटोले व्यवहार करते हैं। फिर भी उनको लगता है कि ऐसे लोग हमारे साथ वकील की हैसियत से रहने चाहिए। अब ये वकील वाला मामला है ऐसे नहीं लगता है, सिर्फ वकील वाला मामला है ऐसे नहीं लगता है, ये वकील से बढ़कर कुछ है नाना पटोले के लिए। अब ये बढ़कर कुछ है, इसीलिए तो इतना गुस्सा आ रहा है। वो मेरे वकील है इसलिए उनके ऊपर रेड डाली गई। हाँ, नाना पटोले के वकील है इसलिए रेड डाली गई है, तो ये मामला नाना पटोले तक भी पहुंचेगा।
क्योंकि इसमें अर्बन नक्सल के कनेक्शन होने की संभावना है, ऐसा लग रहा है। अगर ये बात है तो नाना पटोले को भी दिक्कत हो सकती है। दिक्कत आने से पहले ही छाती पीट रहे हैं नाना पटोले। 3 बार की बात नहीं है, सिर्फ सुजीत पाटकर की इंक्वायरी हो चुकी है, प्रवीण राउत गिरफ्तार हो चुका है, संजय राउत की बीवी की इंक्वायरी भी हो चुकी है। ये सारे मामले, मतलब मुंबई वाले कनेक्शंस भी ईडी के साथ जो है और नागपुर वाले कनेक्शंस भी ईडी के साथ है। तो संजय राउत नाना पटोले के लिए आगे आएंगे और नाना पटोले के लिए सारा का सारा अपने सर लेंगे, ऐसा तो नहीं होगा। इसमें संजय राउत भी कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है क्या, ये भी देखना पड़ेगा, क्योंकि प्रीवियस रिकॉर्ड है उनके साथी लोगों का ईडी की इंक्वायरी होने का, मनी लॉन्ड्रिंग का रिकॉर्ड प्रीवियस है ऑलरेडी। और उसी के साथ साथ इनके साथ भी रिलेशन दिख रहे हैं, 3-3 बार मीटिंगें हुई है, तो ये कनेक्शन भी चेक कर लेगी ईडी। इसीलिए इन दोनों नेताओं को ही बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है, नाना पटोले और संजय राउत, इन्हीं नेताओं को ज्यादा तकलीफ हो रही है। और यही तकलीफ साबित कर रही है कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। जितने भी मामलों में केंद्रीय जांच एजेंसियां जिन जिन नेताओं के खिलाफ कार्रवाई कर रही हैं, मामले दर्ज कर रही हैं, उन्हें सीधे सीधे बदले की भावना से क्यों जोड़ दिया जाता है? क्या टाइमिंग है, इसलिए जो टाइमिंग है उस पर सवाल उठाए जाते हैं? हमारे यहाँ एक कहानी बताई जाती है, जो छींका होता है ना घर में टंगा हुआ पुराने घर में, तो उसमें क्या बोलते हैं आपके हिंदी में, भोपड़ा जिसे कहा जाता है, कद्दू बड़ा बड़ा वाला भोड़ा भी कहते हैं हमारे मराठी में, उसको टांग के रखा जाता है। तो होता क्या है कि एक दिन अचानक वो छींका टूट जाता है और उसके ऊपर सा बड़ा सा कद्दू, क्या अब जो क्या वर्ड है देख लीजिए, वो बड़ा सा गोल जो भोपड़ा कहते हैं उसे हमारी मराठी में, वो टूट कर नीचे गिर जाता है। गिरते ही टूट जाता है। जैसे ही वो टूट जाता है ना, तो घर की 2 औरतें आपस में झगड़ा करने लगती। अब झगड़ा किस बात का होता है कि अगर इस कद्दू के नीचे बच्चा आ जाता तो बच्चे की जान निकल जाती। बहुत ही झगड़ा होता है, बहुत ही झगड़ा होता है। और उसके बाद ये झगड़ा घर के जरा बुजुर्ग आदमी के पास चला जाता है कि देखो ये ऐसे हो रहा है, इतना झगड़ रही है मुझसे, ये क्यों, क्या हुआ? बोले किस लिए झगड़ रही है? कुछ नहीं, छीके में वो कद्दू लगा हुआ था, वो नीचे गिर गया, टूट गया, और ये कह रही है कि उस कद्दू के नीचे बच्चा होता तो बोले किसका बच्चा होता तो? नहीं, मेरा होता या उसका होता तो क्या करते? तो बोले तुम दोनों को अभी बच्चा भी नहीं हुआ है, वो बच्चा होगा कब? वो रेंगते रेंगते जाएगा कब? कद्दू तो अब आज गिरा है और तुम वो होने वाले बच्चे के लिए बात कर रहे हो कि ऐसे होता तो? इतनी लापरवाही बरतने की क्या जरूरत थी? ठीक, ये बदले की भावना का सुर जो है इसी तरह का है। मतलब ये तब से चला आ रहा है, देख रहे हैं, मॉनिटर कर रहे हैं, बार बार हो रहा है। और इसी चीज को जब सारे प्रूफ, कागजात और लिंक हाथ में मिल जाते हैं, तब ईडी जाके हाथ मारती है। ईडी मतलब कोई पुलिस थाना नहीं है लोकल का। कंप्लेंट आ गई, पुलिस घर चले गए, चलो बुलाया, कहा बुला के लेके आए, साहब के दरबार में हाजिरी दी, साहब को कुछ लिया दिया, नहीं लिया दिया तो अंदर डाल दिया, 1 दिन रखा, कोर्ट ने छोड़ दिया, निकल आए बाहर। ऐसा तो नहीं होता ईडी के दफ्तर में। ईडी को अगर कुछ भी करना हो तो प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करना पड़ता है, सारे के सारे प्रूफ जोड़ने पड़ते हैं, सबूतों के साथ जाना पड़ता है, तभी जाके ईडी कार्रवाई करती है। अगर बदले की भावना से है, जो अभी महाराष्ट्र में हो रहा है, मतलब मुख्यमंत्री गृह मंत्री को बुलाते हैं, उनके साथ संजय राउत मीटिंग में होते हैं, उनके साथ शरद पवार मीटिंग में होते हैं, उस मीटिंग में पुलिस अफसरों को बुलाया जाता है। कौन है भाई ये दो? कौन है संजय राउत, कौन है शरद पवार, जिनको संवैधानिक अधिकारियों के मीटिंग में बुलाया जाता है? और वो कहते हैं कि कुछ नहीं, मुझे पता नहीं है, प्लान करो, तैयारी करो, जुट जाओ, कुछ भी जमा करो, इनको गिरफ्तार करो। ये प्लान करके तो नहीं होता है, बदले की भावना ये प्लान करके होती। सबूत इकट्ठा करो, कोर्ट में भी ना ये होने पाए। अगर ईडी बदले की भावना से काम कर रही है
तो क्यों अब तक अनिल देशमुख जेल के बाहर नहीं है? बिल्कुल, सबूत है तभी तो अंदर है। क्यों? हाई कोर्ट भी आपको जमानत नहीं दे रहा है, सुप्रीम कोर्ट भी जमानत नहीं दे रहा है, एसआईटी की इन्वेस्टिगेशन भी सुप्रीम कोर्ट ने नकार दी है। क्यों बार बार अनिल देशमुख की केस में आपको राहत नहीं मिल रही है? क्यों नवाब मलिक की केस में आपको राहत नहीं मिल रही है? क्यों उद्धव ठाकरे के पीए मिलिंद नार्वेकर को बंगला गिरवाना पड़ा? क्यों हो रहा है ये? ऐसे बार बार क्यों हो रहा? तो ये सारी की सारी चीजें हमें समझ लेनी चाहिए कि बदले की भावना से ये बात उस कद्दू के नीचे आए बच्चे की तरह है जो बच्चा पैदा ही नहीं हुआ है। ये सिर्फ इन चीजों को दिमाग से निकाल देने के लिए है कि देखो ये कितने करप्ट है, देखो कैसे कैसे पकड़े जा रहे हैं। और मुझे एक बात पता नहीं चल रहा है, उके को पकड़ा तो बदले की भावना आई कहां से? लेकिन ये बदले की भावना नाना पटोले क्यों बोल रहे हैं? कौन सा बदला? किस चीज का बदला नाना पटोले से लेना है? क्या किया है नाना पटोले ने? यही एक बात नाना पटोले को भी क्लियर कर देनी चाहिए कि बीजेपी वाले नाना पटोले से किस बात का बदला ले रहे हैं। क्या उनको लगता है जो उन्होंने मोदी को गालियां दी थी वो गलत है, उसका बदला लिया जा रहा है? मैं तो मानता हूं मोदी की गालियों का बदला तो लेना ही चाहिए, क्योंकि जिस तरह से प्रधानमंत्री के बारे में नाना पटोले ने बात की है ना, वो बिल्कुल गलत थी। मतलब मोदी एक व्यक्ति को छोड़ दीजिए, जिसकी बीवी भाग जाती है उसको मोदी कहा जाता है। ये देश का एक पॉलिटिशियंस कहता है प्रधानमंत्री के बारे में कि नाना पटोले को पता नहीं है मोदी की बीवी भागी नहीं थी, मोदी भागे थे। संसार छोड़कर मोदी गए थे, मोदी की बीवी नहीं भागी थी। ये पता नहीं है नाना पटोले को। गलत तरीके से बातों को पेश करना और मुझसे इसका बदला लिया जा रहा है, ऐसी बातें करना। अगर ये इसका बदला है तो मैं इसका भी समर्थन करता हूं अंजू जी, बिल्कुल समर्थन करता हूं। कोई निष्पक्ष पत्रकारिता कोई नहीं। इस गंदे तरीके से आप प्रधानमंत्री के ऊपर जब आरोप लगाते हो ना, देश के प्रधानमंत्री के ऊपर, तो इसका बदला लेना ही चाहिए। अगर ये ऐसे है ही नहीं, बिल्कुल ऐसा है नहीं है, ये उन्हीं के कर्म ये भोग रहे हैं 2002 से। तब मोदी तो गुजरात में थे, देश के प्रधानमंत्री बनेंगे ये भी किसी को पता नहीं था। जब ये सारी जमीनें ऐंठ रहा था, सारी जमीनें लूट रहा था, तब मोदी गुजरात के सीएम थे। ये भारत के प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब भी उन्होंने नहीं देखा होगा। 2014 में वो बने, 13 से शुरुआत हुई मोदी के होने, और 13 से पहले के ये सारे के सारे मामले हैं। तो इसमें बदले की भावना कब आती है? जब ये सारे मामले इकट्ठा होके ईडी के सामने आए और ईडी को पता चला कि साला ये पैसा किधर जा रहा है, आदमी कमा तो रहा है, जा कहां रहा है। अब ये जा कहां रहा है, यहां तक जहां गया वहां तक ईडी पहुंची ना, तो समझो बहुत सारे लोग फंस जाएंगे। जो चिट्ठियां लिखने का सिलसिला चल रहा है कांग्रेस पे, उसमें विश्व बंधु राय जो कि मुंबई के कांग्रेस के महासचिव भी रह चुके हैं, अब एआईसीसी के मेंबर हैं, उन्होंने जो चिट्ठी लिखी कहा था कि शिवसेना और एनसीपी भ्रष्टाचार कर रही है, उनके पीछे ईडी और सीबीआई लगी हुई है, इसलिए उनकी वजह से कांग्रेस बदनाम हो रही है। तो इस बारे में सोचना चाहिए। लेकिन अब सतीश उके के साथ कहीं ना कहीं नाना पटोले का नाम जुड़ गया। वो तो महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष, तब क्या आलाकमान उनके खिलाफ कार्रवाई करेगा? ये आपने अभी जिनका विश्वबंधु का नाम लिया ना, तो उन्होंने सीधा कह दिया है ना, मुन्नी बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए। मतलब ये ऐसा हुआ कि काम किसी का तमाम करना है और कोई और ही अपने घर जला रहा है। तो बीजेपी को दूर रखने के लिए कांग्रेस अपना घर जलाकर ये सारे काम कर रही है। अगर कांग्रेस की यही नीति है कि बीजेपी को दूर रखना है तो किसी के भी साथ चले जाओ, तो मुझे नहीं लगता है कि नाना पटोले के ऊपर कोई कांग्रेस कार्रवाई करेगी। नाना पटोले एक ऐसे छद्म इंसान है जिन्होंने फायदा देखकर कूद पड़े थे बीजेपी में, इसी कांग्रेस को गाली देकर। बीजेपी में वो फायदा होता दिखाई नहीं दिया वो जो चाहते थे, तो तुरंत कूद पड़े फिर से कांग्रेस में। अब कांग्रेस मरता क्या ना करता, जरूरत थी ले लिया। और इतना बीजेपी के ऊपर गुस्सा निकालने वाला आदमी खुद होकर आ रहा है तो ले ही लेगी ना, जैसे सिद्धू को ले लिया। सिद्धू बोलता रहा, कांग्रेस गिरती रही, इतनी गिरी कि
कि अब राज्यसभा में कांग्रेस रहेगी कि नहीं रहेगी ये भी पता नहीं चल रहा है। पंजाब तो गया ही गया, लेकिन पंजाब के रिफ्लेक्शन, मतलब पिछली बार राज्यसभा में अभी जो सांसद चुन के आए हैं उनमें 5 थे 13 में से, और अब आया है 1। ये पंजाब के कारण ही हुआ ना, वहां तो आम आदमी पार्टी के सांसद चुन के आए हैं। वैसे अभी महाराष्ट्र में जो कुछ भी बचा है बेचारी कांग्रेस का, ये नाना खत्म कर देंगे, क्योंकि इनको बीजेपी को गाली देने में ही अगर आनंद लगता है तो कार्रवाई नहीं होगी, उल्टा पुरस्कार दिया जाए नाना पटोले को, भाई अच्छा बोल रहे हो आप, बहुत अच्छा काम कर रहा है नाना पटोले। ये कोई ऐसी बात नहीं होगी कि उनके ऊपर कार्रवाई वगैरह होगी जब तक कि कांग्रेस खत्म न हो जाए। ईशान्य भारत से तो कांग्रेस खत्म हो चुकी है, राज्यसभा में एक भी सांसद नहीं है। और आपको एक संयोगवश एक बात बता दूंगा कि अगर मुंबई सेंट्रल से कोई ट्रेन निकलती है, मुंबई के स्टेशन में से एक है मुंबई सेंट्रल, और वो चंडीगढ़ की तरफ जाती है, तो चंडीगढ़ तक जाते हुए रूट में एक भी सांसद लोकसभा में कांग्रेस का नहीं है। मुंबई से चंडीगढ़ ट्रेन जब सफर करती है तो रास्ते में एक भी, जितने स्टेट आते हैं उतने स्टेट में एक भी सांसद लोकसभा में कांग्रेस का नहीं। ईशान्य भारत के 7 सिस्टर्स में एक भी सांसद कांग्रेस का राज्यसभा में नहीं है। इतने बड़े विशालकाय पार्टी की इतनी दुर्गति हो रही है, इसी के कारण तो हो रही है। वो विश्व बंधु बोल रहे हैं, लेकिन समझेंगे तब ना ये ऊपर बैठे बंधु। और फिर जिस तरह से शरद पवार और उद्धव ठाकरे अभी सुप्रीम कोर्ट में अनिल देशमुख के मामले में मुंह की खाई, और अब सीबीआई कस्टडी चले गए हैं कुंदन शिंदे, अनिल देशमुख, सचिन वाजे, तो वसूली गैंग की और परतें खुलनी बाकी है, क्योंकि अब तो महाराष्ट्र पुलिस में जो ट्रांसफर पोस्टिंग का घोटाला हुआ था उसकी जांच पड़ताल भी सीबीआई कर रही है। वो तो सीबीआई, जब सीबीआई जांच कर रही है तो सीबीआई के सामने कुछ तथ्य है, इसलिए ही कर रही है। ये सारा का सारा मामला पैसे वसूली का है। मैं सच बोलूं ना अंजू जी, एक सीधी सी बात अंत में कह देता हूं कि है ऐसा कि अगर आप शादी करना चाहते हो और कानूनन शादी की उम्र होती है 18 साल की, अब तो 21 हो गई है लड़कियों के लिए, अब तो 21 हो गई है, 21 हो गई है लड़कियों के लिए भी। तब अगर आपको 21 साल की लड़की नहीं मिली तो क्या आप 10 साल की एक और 11 साल की एक लड़की लेकर शादी कर सकते हो? 21 तो हो गए ना। ऐसा करने से क्या आपका संसार ठीक चलने वाला है? इसी तरह मेरे देश का भी है अंजू जी, बहुमत नहीं है, इसलिए 3-4 लोग अगर मिलकर ये सारी बातें करे तो क्या हाल होता है देश का। वीपी सिंह के जमाने में हमने देखा है, चंद्रशेखर के जमाने में हमने देखा है, देवगौड़ा के जमाने में हमने देखा है, आई के गुजराल को प्रधानमंत्री बनते देखा है, अटल बिहारी वाजपेयी के भी क्या हाल हुए समता, ममता और जयललिता के बीच में, ये भी हमने देखा है। जब देश में एक विचारधारा की सरकार हो तो ही अच्छा होता है। महाराष्ट्र में 3-3 लोग मिलकर सरकार बना रहे, अब तीनों को एक केक है, एक खाना है, एक रोटी है, और तीनों में बांट कर खानी है। 4 होते तो चौथाई कर लेते, 3 है इसलिए 33 कर रहे हो, 99% हो रहा है, अब 1% बच रहा है, और ये 1% किसके हिस्से आए इसके लिए ये विवाद चल रहा है। तो अनिल देशमुख अपने पुलिस को लगा रहे हैं, नवाब मलिक अपने तरीके से कर रहे हैं, और कोई हो नाना पटोले अपने तरीके से कर रहे हैं। हर एक पार्टी वो 1% के लिए झगड़ रही है। ये झगड़े में इतनी बातें तो होना स्वाभाविक है। बिल्कुल। और सबसे अहम बात यह है सुशील जी कि जब हम इस तरह की डिस्कशन करते हैं तो बहुत लोग ये लिखते हैं कमेंट्स में कि फायदा क्या है, होगा क्या, क्या नहीं होगा। तो मैं उनको बार बार ये कहती हूँ कि हम जब ये बातें आपके सामने रखते हैं, पॉलिटिकल डोमेन में, पब्लिक डोमेन में ये बातें डालते हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात हमारी तरफ से यही की जाती है कि कम से कम वो लोग जो इन लोगों को वोट देते हैं वो वोट देकर यहाँ तक पहुंचाते, कम से कम वो तो जागरूक बने, उन्हें तो समझ में आए कि उनके नुमाइंदे क्या कर रहे हैं। मैं उससे आगे जाता हूँ। कम से कम इस विषय की चर्चा हो रही है, कुछ लाख करोड़ की प्रॉपर्टी जब्त हो चुकी है, और ये चोर लोग जो है 400 में से कम 4 तो उजागर हो गए, इनकी चर्चा हो रही है।
ये सामाजिक दृष्टि से बदनाम हो रहे हैं। ये क्या कम है? बिल्कुल। इस देश में डकार भी नहीं लेते थे, अब वो सो नहीं सकते हैं। ये क्या कम है? अगर इसी में से लोग जाग उठे ना तो बहुत कुछ हो सकता है। मतलब हमारा काम जागते रहो वाला है। हम नाइट वॉचमैन है भाई। बिल्कुल। आपके घर के सामने बिजली का खंबा हो तो उस पे हम बजा सकते हैं और बोल सकते हैं जागते रहो जागते रहो। बस यही रोल है अपना, बिल्कुल जागना। एक वॉचमैन तो चोर को भगा नहीं सकता है, लेकिन चोर को एहसास दिला सकता है कि वो वॉचमैन जगा देगा, सीटी बजा देगा, पोल बजा देगा और घर वाले उठेंगे। घर वाले दो चार उठ जाएंगे तो चोर की फट जाएगी। इसीलिए वॉचमैन का होना जरूरी है। यही काम है अपना, जाके बजा देना और बोलना जागते रहो। बिल्कुल, यही काम है हमारा कि कम से कम लोगों के पास या उनके कानों में बार बार ये घटनाएं पहुंचे, ताकि उनको समझ में आए कि उनके चुने हुए नुमाइंदे कर क्या रहे हैं, और अगली बार जब वो वोट डालने जाएं तो सोच समझकर अपने इस लोकतांत्रिक अधिकार का इस्तेमाल करें। यही कोशिश हमारी है और इसीलिए हम इन तमाम मसलों पर इस वक्त चर्चा कर रहे थे। आपने महाराष्ट्र की राजनीति से लेकर सतीश उके के को लेकर, नाना पटोले को लेकर, संजय राउत को लेकर जो विस्तार से जानकारी दी हमारे दर्शकों को सुशील जी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।